बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। बीएससी फ़िज़िक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट किया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्ज़ाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम नोट्स दोनों मौजूद हों। कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है LU डीकम्पोजिशन। LU डीकम्पोजिशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि LU से क्या मुराद है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जबकि U से मुराद है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, जबकि डायगोनल के अपर जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दूँ, बना के दूँ, लिख के दूँ तो कैसा होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गए हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हैं। तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कह रहे हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, लोअर यानी नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे, जबकि डायगोनल से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल के जो ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो होंगे, तो हमने उनको क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। अब डायगोनल के नीचे वाली एलिमेंट्स तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो उन नॉन ज़ीरो को हम कैसे लिखेंगे? लोअर के लिए हम लोग L इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट। और हमें पता है कि हम यूजुअली जो नॉर्मल मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि A11 A22 A33 A21 A22 A33 A31 A32 A33। तो बिल्कुल इसी तरह ये L जो है ये मेरे पास क्या होगा? L21 होगा। ये क्या होगा? L31 होगा। ये क्या होगा? L32 होगा। तो ये हमारे पास क्या है? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमारा क्या मुराद है? कि वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो अपर एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, जबकि डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायगोनल के अपर एलिमेंट्स यानी U11 U22, अब इसको हम U से क्यों रिप्रेजेंट करें? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। U23, अब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? U21 U22 आ जाएगा। U23 ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। U33। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है वो क्या है? हमारे पास ज़ीरो हैं, और डायगोनल के जो अपर वाले एलिमेंट्स है वो क्या है? नॉन ज़ीरो हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब LU डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, LU डीकम्पोजिशन का मतलब है एक फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर में फैक्टराइज कर देते हैं। ऐसा फैक्टराइजेशन मेथड मैट्रिक्स का जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फैक्टराइज कर दें, ऐसे मेथड को हम LU डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब LU डीकम्पोजिशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं आपके पास। आप सिर्फ इन स्टेप्स को याद कर लो, आप क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहला क्या है हमारे पास? AX = B। अब ये AX = B कहाँ से आया है? देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? लेट्स सपोज ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम मैट्रिक्स कोई भी एलिमेंट्स में ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक X एलिमेंट्स है, X2 X3 और इक्वल्स टू हमारे पास 1 5 6, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ी होगी, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को लेट सपोज हमने A का नाम दे दिया, ये X मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ये B मैट्रिक्स है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास यहाँ से आई है कि AX = B। ये नॉर्मल मैट्रिक्स की इक्वेशन है और ये आप सबको पता होगी, ठीक है। यानी पहले स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लिखेंगे कि AX = B। नेक्स्ट, LU डीकम्पोजिशन का जो बेसिक स्टेप है वो क्या है कि हम A को कह देते हैं कि A हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ LU के बराबर है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास LU के बराबर है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये है ना, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि AX = B। इसमें A की जगह हम लोग क्या लगा लेंगे? LU लगा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा?
एल यू एक्स इक्वल्स टू बी बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में देखें एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो यू एक्स नहीं है, यू एक्स हमारे पास बराबर है वाई के। तो इस यू एक्स की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, वाई लगा दिया इक्वल्स टू बी, और हमने नीचे बता दिया कि ये यू एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मेथड। अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल कह रही है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एल यू डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, 3x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 5, x1 माइनस 2x2 माइनस 5x3 इक्वल्स टू 10। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 1, तो 1 1 1, यहाँ पे x1 3 1 माइनस 3 1 माइनस 2 5 x1 x2 x3 विच इज इक्वल्स टू 1 5 10 1 5 10। इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया, ये बी है और ये एक्स है और ये बी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमें क्या कह रहा था कि ए जो है एल यू के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि एल यू का डिकम्पोजिशन मेथड का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल्स टू एल यू फाइंड करेंगे। अब एल का मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 1। और यू का मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। अब मेथड के मुताबिक ए इक्वल्स टू एल की जगह एल का मैट्रिक्स लिख दिया, यू की जगह यू का मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एक मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे U11 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, U11 आ जाएगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब 1 को U12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U12 आ जाएगा, 0 को U22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को U13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U13 आ जाएगा, 0 को U23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को U33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। U21 को U11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, U21 U11। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। U21 को U12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U21 U12 आ जाएगा, प्लस 1 को U22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, U22 आ जाएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा जो कि एल यू के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये आप यहाँ से देखो ए मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगी। ये हमारे पास वही ए का मैट्रिक्स हो गया है, और ये जो एल और यू के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो नया मैट्रिक्स आया है वो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि U11 U12 U13 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे कि हर एक एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ इक्वल लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएगी। कैसे लेंगे, अब U11 यहाँ पे किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो U11 की वैल्यू 1 आ गई। U12 यहाँ किसके बराबर है, 1 के, तो U12 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। U13 यहाँ पर किसके बराबर है, 1 के, तो U13 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट देखें, U21 U11 किसके बराबर आता है, 3 के। U21 U11 इक्वल्स टू 3। U11 की जगह जब आप 1 लगा लोगे तो U21 की वैल्यू आपके पास 3 निकल आएगी। सिमिलरली L21 U12 प्लस U22 बराबर होगा 1 के, तो ये देखें
L21 U12 प्लस L22 U22 इज इक्वल्स टू 1। अब U21 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है वो 3 के बराबर है, U12 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे पुटिंग करके हम U22 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास -2 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली अब U31 U11 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो U31 U11 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे U11 की जगह हम लोग 1 लगा लेंगे तो U31 की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1 निकल आएगी। सिमिलरली यहाँ देखें U21 U13 प्लस U23 ये किसके बराबर होगा? -3 के बराबर होगा। U31 U12, अच्छा हमने पहले ये वाला सॉल्व किया, ये वाला, ठीक है, इस वाले को। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखें U31 U12 प्लस U32 U22 इक्वल्स टू -2 L31 की वैल्यू आपको पता है वो 1 के बराबर है, इसकी जगह 1 लगा दिया। U12 की वैल्यू भी 1 है, इसकी जगह भी 1 लगा दिया। L32 की वैल्यू हमें नहीं पता, U22 की वैल्यू यहाँ -2 है तो वो लगा दी, इक्वल्स टू -2। यहाँ पे कटिंग वगैरह करके सिंपल प्लस माइनस करके आपके पास जो L32 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। सिमिलरली हमने इन सारे मैट्रिक्स इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आपने इसका भी फाइंड कर लेना है, इसका ये किसके बराबर होगा? ये पूरी टर्म बराबर होगी -3 के। ये हमने यहाँ नीचे किया हुआ भी है कि L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू -5, यानी ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर होगी? ये वाली इस -5 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज़ वगैरह पुट करके U33 की वैल्यू निकाल ली है जो कि 3 के बराबर आ गई है। सिमिलरली ये जो टर्म है ये टर्म किसके बराबर होगी? -3 के बराबर होगी। तो इसको -3 के बराबर करके हमारे पास U22 की वैल्यू निकल आई है -6, यानी हमारे पास लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यूज निकल आई है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि उन मैट्रिक्स में उनकी एलिमेंट्स की वैल्यू लगा लेते हैं। अब जो U मैट्रिक्स है यहाँ पे हमारे पास क्या था? U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। तो ये मैट्रिक्स अब कैसे बन जाएगा? U11 की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? U11 की जगह आप लगा दोगे 1, ठीक है। तो U11 की जगह हमने लगा दिया 1, ठीक है। U11 की जगह हम 1 लगा दिया। U12 भी 1 के बराबर है, U13 भी 1 के बराबर है, तो ये भी 1 ये भी 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। U22 की वैल्यू ऊपर से चेक करते हैं। U22 की वैल्यू हमारे पास -2 के बराबर है, तो यहाँ हम लोग इसकी जगह -2 लिख देंगे। U23 की वैल्यू -6 के बराबर है तो इसकी जगह -6 आ जाएगा। U33 की वैल्यू 3 के बराबर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये एक नया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। सिमिलरली आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी वैल्यूज लगा लोगे। कैसे लगाओगे? यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे हमारे पास L21 था और L21 की वैल्यू यहाँ से आप देखिए हमारे पास 3 के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास L31 था और L31 की वैल्यू यहाँ आप देखो 1 के बराबर है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और L32 की वैल्यू 3/2 के बराबर है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ये नए मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं लोअर और अपर ट्रायंगुलर के, और इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हुए, ये स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, A इज इक्वल्स टू LQ वाला। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने A की वैल्यू इधर ऊपर लगा ली, ये तो एक सिंपल एक इक्वेशन टाइप बन गई है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि हमारे पास UX जो है वो Y के बराबर है, तो LY किसके बराबर आ रहा था? B के। अब हम ये स्टेप करेंगे, ठीक है, कि LY बराबर है B के। L का जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बना है वो अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपके पास L का नया मैट्रिक्स बना है, और अब हम इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। Y की जगह आप क्या लिखोगे? जिस तरह आपके पास x1 x2 x3 है, सिमिलरली आपके पास क्या होगा? y1 y2 y3 होगा, और b की जगह तो यही 1 5 10 आएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को ly इक्वल्स टू b को लिखेंगे तो हमारे पास क्या नई इक्वेशन जो बनेगी वो किस तरह होगी? वो कुछ इस फॉर्म में होगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगी। L की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लगा दिया, Y की जगह हमने y1 y2 y3 लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू B। B की वैल्यू क्या थी? 1 5 10। यहाँ से हमने क्या करना है? y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल
देखिए y1 यहाँ किसके बराबर है 1 के, तो इक्वेशन क्या बनेगी y1 प्लस y2 किसके बराबर है 0 के, y3 भी क्या है 0 है विच इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 3y1 प्लस y2 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। थर्ड से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी y1 प्लस 3/2 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी आपने इनसे क्या करना है इक्वेशन, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही चीज़ देखोगे कि हमने क्या कर दिया है कि इन मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब इन यहाँ से अगर आप देखो तो y1 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ रही है, ये देखिए स्टूडेंट्स y1 प्लस 0 तो 0 हटा तो y1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 की इक्वल आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है कि जो y1 है वो हमारे पास बराबर है 1 के। अब 3y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये इक्वेशन आपके पास यहाँ से आई है। ये देखें 3y1 प्लस y2 0 तो ख़त्म इक्वल्स टू 5, तो 3y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हम लोग y1 की जगह 1 लगा देंगे तो 3 प्लस y2 इक्वल्स टू 5, 3 वहाँ चला जाएगा तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिमिलरली वो थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके y1 और y2 की वैल्यू लगा के हम लोग यहाँ से y3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास y1, y2 और y3 की वैल्यू निकल आई है। लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा कि ux बराबर है y के। u का जो नया वाला मैट्रिक्स था वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से निकाल लिया था कि वो इस मैट्रिक्स के बराबर है u। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x1, x2 और x3, और y की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने y की वैल्यू निकाली है जो कि बराबर है y1 बराबर है 1 के, y2 बराबर है 2 के और y3 बराबर है 6 के। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ux इक्वल्स टू y, u की जगह वो नया वाला मैट्रिक्स लिख दिया है, x की जगह x1, x2, x3 और y की जगह y1 की जगह 1, y2 की जगह 2, y3 की जगह 6। अगेन हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, माइनस 2x2 माइनस 6x3 इक्वल्स टू 2, 3x3 इक्वल्स टू 6। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग x3 की वैल्यू निकालेंगे जो कि बराबर आ जाएगी 2 की। ये x3 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन में, और यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगा x2 निकल आएगा जो कि 7 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली x3 और x2 की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में लगा लो तो आपके पास x1 की वैल्यू निकल आएगी जो कि क्या आएगी 6 आएगी। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड 3 सेट वैल्यूज़ हैं x1 और x2 और x3 की, जो हमारा मेन फोकस था, जो हमारा मेन मकसद था, जो कि हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आप इन स्टेप्स को याद रखें और इन स्टेप्स को याद करके आप किसी भी LU डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।